सद्गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना घर की आंतरिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि घर के हर सदस्य पर उसकी उम्र के हिसाब से जिम्मेदारी रहे। हर महीने बजट बनाकर महीना शुरू होने से पहले ही सब सामान इकट्ठा करके रख लें। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना काम खुद करे तो किसी एक व्यक्ति पर अनावश्यक भार नहीं होगा। पूरा घर व्यवस्थित और साफ सुथरा हो, खासतौर से बाथरूम, पाखाना और रसोई। घर के बच्चों को सब काम करने की आदत होना चाहिए ताकि वे हमेशा आत्मनिर्भर रहें। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, 3 लंबे लिफाफे लीजिए। पहले लिफाफे पे लिखिए चालू खर्च का रुपया, दूसरे पर अचानक खर्च और तीसरे लिफाफे पर लिखिए प्रासंगिक खर्च। आपकी आमदनी के हिसाब से इन तीनों लिफाफों में पृथक पृथक रुपया डालिए। चालू खर्च में सर्वाधिक व्यय होगा, पर प्रति मास आपको 5-5% अन्य दोनों में भी व्यय करना होगा। या हम तीनों खर्चों की पूरी सूची देते हैं। चालू व्यय, ये व्यय प्रति मास करना होता है, इसमें कमी नहीं हो सकती। इसमें महीने का घर चलाने का बजट आएगा। अचानक व्यय में दैनिक स्थायी व्यय के अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनमें मनुष्य को व्यय करना होता है। ये खर्चे अचानक मनुष्य पर टूट पड़ते हैं, जैसे बीमारी, मेहमान आ जाना, अचानक कहीं जाना पड़े। इसके अतिरिक्त जीवन की अनेक दुर्घटनाएं हैं जिनके लिए आपको रुपए की जरूरत पड़ सकती है। यदि हमारे पास इनके लिए रुपया न होगा तो कर्ज की नौबत आ सकती है। तीसरे लिफाफे प्रासंगिक खर्च तथा बचत में जो पैसे हैं वो तिथि, त्योहार, भोज, मानता, श्राद्ध, शादी विवाह, दान, यात्राएं, उत्सव, आभूषण इत्यादि बनवाने के लिए उपयोग में आता है। आमदनी को इन तीनों विभागों में बांटकर बचत करनी चाहिए। जिसके पास बचा हुआ रुपया जमा नहीं है वो कभी सुख की नींद नहीं सो सकेगा। इसीलिए चाहे थोड़ी ही सही पर बचत के रूप में कुछ न कुछ अवश्य रखना बुद्धिमानी है। बचत को सदैव नगद रुपयों के रूप में ही रखना चाहिए। चाहे एक समय भूखे रहें किंतु कुछ न कुछ अवश्य बचाकर अपने पास रखें। संकट के समय में जो आमदनी कम हो त्यों अपने खर्चे कम करने के लिए प्रस्तुत रहिए। अपनी आदत बनाना आपके हाथ की बात है। अपनी छोटी आवश्यकताओं, मनोरंजनों, आमोद प्रमोद, वासनाओं की तृप्ति, जिह्वा के स्वाद, फैशन परस्ती, दान, यात्राएं आदि कम आमदनी होने पर काट देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले अपने मनोरंजन के व्यय को कम कीजिए। किसी क्लब के मेंबर हों तो छोड़ दीजिए। सिनेमा जाना बंद कर दीजिए। स्वाद के लिए चाट, पकौड़ी, फल, सिगरेट, मद्यपान, सुपारी छोड़ दीजिए। फैशन में कमी करिए। यदि फिर भी बजट ठीक न बैठे तो फुटकर खर्चों को कम कीजिए। नौकर छुड़ाकर स्वयं घर का काम करिए। यदि घर के आसपास कुछ जमीन है तो शारीरिक परिश्रम से उसमें सब्जी भाजी उगाइए। बच्चों को स्वयं पढ़ाइए। वस्त्र स्वयं धो लिया करें। रोशनी में कमी कर सकते हैं, दिन में काम कर लिया करें। जल्दी सोना और जल्दी जगना तो वैसे भी स्वास्थ्यप्रद है। यदि फिर भी खर्च कम ना हो तो मकान बदलकर सस्ता मकान लेना होगा, लेकिन ध्यान रखिए मकान हवादार और स्वच्छ स्थान पर हो। बीमार न पड़े, बीमारी बड़ी महंगी बैठ जाएगी। वस्त्रों तथा जूते को सावधानी से रखकर अधिक से अधिक चलाना होगा। जितना ही आर्थिक संकट होगा उतना ही मर्यादित और मितव्ययी आपको बनना होगा। मितव्यय, आत्मसंयम और इंद्रिय निग्रह के समान सुख देने वाला कोई गुण इस संसार में नहीं है। बीमारियों में हमें अनाप शनाप व्यय करना होता है। पास पैसा नहीं होता तो ऋण लेकर व्यय करना होता है। बीमार पड़ना अत्यंत महंगा है। अन्य चीजें इतनी महंगी नहीं जितनी बीमारियां। अतः आपको अधिक से अधिक अपने स्वास्थ्य की देखरेख करनी चाहिए। संकट में सबसे पूर्व अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। यदि बीमार पड़िएगा तो आपकी सारी मितव्ययता का बजट
रखा रह जाएगा। बजट तभी कम रहेगा जब आपके सब घर वाले स्वस्थ और प्रसन्न हो, आत्मनिग्रह और संयम कर सकें। अतः बीमारियों से सावधान रहें। ये जरूरी है कि आप सही बजट बनाएं। प्रत्येक परिवार के लिए ये उचित है कि वो अपनी आय और परिवार के सदस्यों के हिसाब से कुछ बचत अवश्य करे। बचत से मनुष्य में आपत्तियों को सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। मनुष्य बुढ़ापे, बीमारी या अंग भंग हो जाने पर कमाने के लिए अयोग्य हो जाता है। बेरोजगारी, व्यापार में घाटा या मुख्य कमाने वाले के मर जाने पर आर्थिक संकट से घिर जाता है। बचत इन सब में हमारी सहायता करती है। बच्चों की शिक्षा, विवाह, यात्रा तथा सामाजिक रीति रिवाजों के लिए संचित धन की आवश्यकता होती है। फिजूल खर्च लोग वृद्धावस्था में दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। फिजूल खर्ची को सम्मान भी नहीं मिलता और उसकी आय में वृद्धि नहीं होती। वो कभी कोई पूंजी इकट्ठी ही नहीं कर पाता। बचत से खुद को तो लाभ होता ही है, देश व समाज को भी लाभ पहुंचता है। बचत से देश में पूंजी की वृद्धि होती है और देश का आर्थिक विकास होता है। बचत से आय बढ़ती है और रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। धीरे धीरे बचत करने वाले की कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। अतः फिजूल खर्ची को छोड़कर बजट बनाकर ही खर्च करना चाहिए। सबसे पहले भोजन पर व्यय कीजिए। वे सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज, सब्जी, घी, तेल, गुड़, चीनी, मसाले आदि खरीद लीजिए। लाइट, गैस, लकड़ी, ईंधन आदि का प्रबंध कीजिए। फिर वस्त्रों और मकान के लिए व्यय कीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए व्यय कीजिए। इसके बाद मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत खर्च करके शेष बचाइए। आपकी आर्थिक उन्नति के लिए ये आवश्यक है कि व्यय और बचत दोनों में विवेकपूर्ण संतुलन हो। यदि मनुष्य विवेकपूर्ण नीति से पौष्टिक पदार्थों, कार्य क्षमता वर्धक वस्त्रों, अच्छे मकानों, बच्चों की शिक्षा, अच्छी पुस्तकों पर व्यय करता है तो स्वयं उसकी तथा उसके परिवार वालों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति, परिवार और समाज सुखी व संपन्न बनता है। यदि एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं के सामने व्यय का उदाहरण उपस्थित करता है तो दूसरे भी उसी की नकल करेंगे। विलासिता के उपभोग से क्रियाशीलता और कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती। आज देश की पूंजी जो विलासिताओं की वस्तुओं में व्यय की जा रही है, वो मनुष्य की अनिवार्यताओं और आरामदायक वस्तुओं के उत्पादन में व्यय होना चाहिए। विलासिताएं सामाजिक दृष्टिकोण से हानिकारक और अवांछनीय हैं। ये वर्ग विषमता फैलाती है। अमीर और गरीब के बीच द्वेष, जलन तथा घृणा फैलाती हैं और पूरे समाज में द्वेष फैल जाता है। धनी व्यक्तियों को विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करते देखकर गरीब भी उनकी नकल करने लगते हैं और इस अनुकरण का भयंकर परिणाम होता है। विलासिताओं के उपयोग से आदमी आलसी, विलासी और चरित्रहीन बन जाते हैं। उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। उपभोक्ता व्यभिचारी और चरित्रहीन हो जाता है। स्मरण रखिए, समाज में जो सम्मान हमें प्राप्त होता है वो केवल ऊपरी ठाट-बाट से नहीं बल्कि ईमानदारी, सज्जनता और व्यवस्थित जीवन से होता है। भला इंद्रियों को विलासिता की ओर आकृष्ट करने से कौन बड़ा बना है? उल्टे विलासी जीवन से स्वार्थपरता, बेईमानी, शोषण, निष्ठुरता, लोभ, अनुदारता, आलस्य और अज्ञान फैलता है। फिजूल खर्ची का घुन बड़े बड़े परिवारों और अमीरों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। एक को टीप टाप और फैशन परस्त देखकर अन्य लोग भी इसी दिशा में उसका अनुकरण करते हैं और समाज में बुराई का विष फैलता है। हमें व्यवस्थित जीवन का ही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आदर्श जीवन जीने में नेतृत्व करना चाहिए। जीवन में जरूरतें भी बहुत हैं और शायद हर एक ही आवश्यक भी है, लेकिन हमें अपने तथा परिवार के लिए अधिक उपयोगिता और कम उपयोगिता को ध्यान में रखकर पहले बेहद जरूरी वस्तुओं पर ही खर्च करना चाहिए। ज्यादा पैसा पास रखने से फिजूल की चीजों में व्यय करने को जी चाहता है। ज्यादा पैसे को पास न रखने से इच्छाएं दबी रहती हैं, मन संयत रहता है और विवेकशीलता अधिक काम करती है।
इसीलिए या तो पैसे को ठोस और जीवन उपयोगी वस्तुओं में बदल दीजिए, अनाज इत्यादि वर्ष भर के लिए रख लीजिए, अथवा बीमा, बैंक या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लगा दीजिए। आंखों से पैसा दूर रहने पर आपकी फिजूल खर्ची की आदत बहुत कुछ कम हो जाएगी। मन से विलासिता और झूठी शौकीनी के उथले विचार निकाल देने पर मनुष्य का विवेक जागृत होता है और वो फैशन परस्ती की बीमारी से बचता है। सब कमाने वाले सदस्यों को संपूर्ण आय परिवार के मुखिया के पास जमा करना चाहिए। वो पूरी आय का योग कर परिवार की आवश्यकताएं नोट करता जाए और बजट तैयार करे। उसमें प्रत्येक छोटे सदस्य को कुछ हाथ खर्च दे दे। यदि संभव हो तो जेब खर्च सबके लिए रखा जाए। सर्वप्रथम स्थायी व्ययों जैसे अनाज, पानी, रोशनी, लाइट, गैस, मिर्च, मसाले, दूध का विधान रखा जाए। तत्पश्चात वस्त्रों की योजना रहे। दृष्टिकोण ये रहे कि कम से कम सबको तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र मिल जाएं। जो लोग काम करते हैं, बाहर जाते हैं और जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ विशेष वस्त्र बाहर के लिए अतिरिक्त प्रदान किए जा सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही बिछौना, दरियों, रजाई गद्दों का प्रबंध कर लेना चाहिए। मकान का प्रश्न आजकल बहुत जटिल हो गया है, किंतु अपनी आय, मर्यादा, स्वास्थ्य की दृष्टि से मकान का चुनाव करें। यदि मकान घर का हो तो उसकी टूट फूट का प्रतिवर्ष अच्छा इंतजाम रहे। फुटकर खर्च जैसे बच्चों की पढ़ाई, डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, देनदारी, टॉयलेट, मनोरंजन, नौकर, सफर इत्यादि का खर्च बहुत संभाल कर रखा जाए। विलासिता के व्यय से बड़ा सतर्क रहा जाए। बीमा, विवाह, शादियों, मृत्यु, बीमारी, मकान, मुकदमेबाजी तथा परिवार पर आने वाले आकस्मिक खर्चों के लिए सावधानी से एक अलग खाता रखा जाए। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को संयमित करे और पूरे परिवार के लाभ को देखे। जिन परिवारों में एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलांजलि देते हैं, सामूहिक उन्नति में विश्वास करते हैं, वो उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है। मिलजुल कर रहने, योग्यता अनुसार कमाने, आवश्यकता अनुसार खर्च करने की आदर्शवादिता परिवार का मेरुदंड है। अध्यात्म की दृष्टि से अधिक लोगों का आत्मीयता के बंधनों में बंधना और सुख दुख को मिल बांट कर वहन करना, अधिकार को गौड़ रखना और कर्तव्य को प्रमुख मानकर चलना ही पारिवारिकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।